हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 2023-24, जिसमें आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और मॉर्निंग शिफ्ट का आपका एग्जाम है। साथ ही इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों देख सकते हैं क्योंकि पैटर्न बहुत सिमिलर आते हैं, कई सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होता है और आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है 80 मार्क्स का होता है। जो डिवीजन है 4 खंडों में आपका 4 पार्ट्स में होता है। 35 आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टू 16 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 17 टू 25 आपके लघु छोटे नंबर के क्वेश्चन, तो 2 नंबर के आपके आएंगे। और 26 टू 32 आपका जो है, जिसमें आपको 4 नंबर वाले हैं, 80 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है। फिर 33 से 35 आपको 200 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। सो दीज आर योर फॉर्मेट और बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। बिल्कुल सही बात है, बात सही है। अगला, समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रशिक्षणों या दार्शनिक अनुचित आपके जो चेतनों आपके होते हैं या ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बना हुआ है। दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन रहेगा का। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन का लगाना है। यह बहुत जरूरी है कि समाजशास्त्र का संस्थापक किसे समझा जाता है। का M.N. श्रीनिवास, खा अगस्त कॉन्त, गा D.P. मुखर्जी या घा कार्ल मार्क्स। इसका सही ऑप्शन आपका है, समाजशास्त्र का जो संस्थापक आपके माने जाते हैं वो है आपका खा अगस्त कॉन्त को माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह नहीं है। का समुदाय, खा संघ, गा प्रास्थिति या घा संदर्भ समूह। इसका सही ऑप्शन आपका है तीसरे का गा। प्रास्थिति जो आपका है वो आपका सामाजिक समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ का, भूमिका से संबंधित गलत कथन को चुनिए। का कहता है भूमिका प्रास्थिति का सक्रिय पक्ष है, ठीक है। भूमिकाएं निभाई नहीं जाती हैं। गा लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं। या घा सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण करता है। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा खा। फोर्थ का सही ऑप्शन है आपका खा, भूमिकाएं निभाई नहीं जाती हैं, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह डैश समूह के उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीयक, संदर्भ या समवयस्क। इसका सही ऑप्शन आपका जो है 5वें का वो है का, प्राथमिक समुदाय माने जाते हैं। अगर आप ये लगाओगे बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित कौन सा किससे संबंधित है। का प्रार्थना न करना, खा विशेष प्रकार का भोजन न करना, गा उपवास न करना, घा देवीय सम्मान में कमी आना। इसका सही ऑप्शन आपका 6 का रहेगा खा, विशेष प्रकार का भोजन न करना, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता के अधिकारों में कई अधिकार शामिल है। भाषण और धर्म की स्वतंत्रता इनमें से किससे अधिकार से संबंधित आपका है, ये किस अधिकार से संबंधित है। अगर आपका भाषण और धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो का नागरिक, खा राजनीतिक, गा सामाजिक या घा सांस्कृतिक। इसका सही ऑप्शन आपका 7 का रहेगा खा, राजनीतिक अधिकार से संबंधित है और राजनीतिक जो अधिकार आपका है वो स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपका आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, जिसमें शिक्षा जीवन आपका पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है। शिक्षा में सीखने और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मतलब कथन और कारण दोनों इसके सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है तो का ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञात्मक पक्ष का संदर्भ हमारे द्वारा देखे या सुने गए व्यवहार से लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया के सीखने से है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक पक्ष का उदाहरण नहीं है। अपने मोबाइल फोन की घंटी को पहचानना, किसी नेता के कार्टून को पहचान करना, विद्यालय में परीक्षा देना, निर्धन पर अनुष्ठानों का निष्पादन करना। 9वें क्वेश्चन का आपका रहेगा का ऑप्शन, अपने मोबाइल फोन की घंटी को पहचानना आपका या बजना, ये आपका रहेगा ऑप्शन सही है। समाजीकरण के अभिकरण से संबंधित आपका है। का विद्यालय, खा परिवार, गा समकक्ष समूह या घा उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन आपका 4th का रहेगा उपरोक्त सभी, तो आपका 4th ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 11, अभिकथन किसी भी संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियां हो सकती है, बात तो सही कह रहा है। उप संस्कृति की पहचान आपकी शैली, रुचि और संघ से होती है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है इसका रहेगा का, अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर जो अभिकथन कारण है का ही रहता है वैसे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। भूमिका संघर्ष, भूमिका स्थिरीकरण, प्रास्थिति, प्रतिष्ठा।
इसका सही ऑप्शन आपका 12 का रहेगा खा। भूमि का स्थिरीकरण आपका रहेगा खा, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका अभिकथन कहता है एक परंपरागत जाति व्यवस्था जो है एक बंद व्यवस्था, बात तो सही है। जाति व्यवस्था में सामाजिक आपके अधिक्रम अधिक निश्चित व कठोर होते, दोनों सही है। और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है तो 13 का भी आपका का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 जब नियंत्रण के संहिताबद्ध व्यवस्थित साधन उपयोग किए जाते हैं तो यह डैश सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, औपचारिक और अनौपचारिक। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा गा, औपचारिक आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है जिसमें बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देना, कौन सा है? संज्ञात्मक पक्ष, मानवीय पक्ष, भौतिक पक्ष, अभौतिक पक्ष। इसका सही ऑप्शन आपका है खा, मानवीय पक्ष वैसे कहेंगे इसको 15 को। कौन सा पक्ष है आपका? मानवीय पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है? श्रम का विभाजन तो है, पर आपका परस्पर आर्थिक निर्भरता भी है, औद्योगिकरण भी है, कार्य की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका इसका ऑप्शन रहेगा घा, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा लगा दो, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपका 17 कहता है कि कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालिक बना दिया है और इसे समय की पाबंदी, एक तरह की स्थिर रफ्तार करने की निश्चित घंटे और हफ्ते निर्धारित हो गए। बिल्कुल सही बात है भाई, आजकल निश्चित हफ्ते और घंटे जो है निर्धारित हो चुके हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा घड़ी ने कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। अब घड़ी है तो ये काम करना पड़ेगा समय के लिए। तो समय अब जो है वो धन है। समय क्या है? धन है। तो समय अब धन है, तो उसका आंसर दीजिए। तो भाई देखो आजकल जो बड़े स्तर पे क्या किया जा रहा है, उत्पादन की जो है वो गति है। आपका उत्पादन आपका अगर किया जा रहा है किसी भी चीज का, तो उत्पादन की जो है एक प्रकार से गति जो है वो आपके निर्धारित की जा रही है, जिसमें क्या है निश्चित रफ्तार चाह रहा है। हर कोई क्या चाह रहा है? रफ्तार चाह रहा है कि भाई उत्पादन जो हो बहुत तेजी से हो और उत्पादन में वृद्धि हो। किसमें? उत्पादन में क्या हो? लगातार वृद्धि हो, जिससे उनको आर्थिक लाभ हो। क्या हो? आर्थिक लाभ हो। ये सारी की सारी चीजें। उसके अलावा दो चीजें बताइएगा। एक होता है नियोक्ता। नियोक्ता मतलब मालिक आदमी जो है, जो मालिक आदमी है वो क्या चाहेगा कि भैया गति हो, निश्चित रफ्तार हो, निश्चित घंटे हो, उत्पादन में वृद्धि हो। और वहीं पर जो कर्मचारी है क्या चाहेगा? उचित, क्या चाहेगा? उचित पारिश्रमिक चाहेगा। क्या चाहेगा? पारिश्रमिक चाहेगा। भैया हमको पैसा दे दो ठीक ठाक सा, जिससे हमारा घर परिवार आपका चल सके। पारिश्रमिक चाहेगा। ये पॉइंट्स आपको इसमें बता देने बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अपोजिट में देखिए समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दों एवं सरोकार भी उसी समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन के चपेट में था। दोनों बिल्कुल सही है। देखो अब यहां पे आप बताओ कि इस समय क्या था? आपका प्रबोधन का समय था। प्रबोधन मतलब ज्ञान उदय का समय था। इस समय आपका ज्ञान आ रहा था यूरोप में। तो जब ज्ञान आ रहा है तो यहां क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। क्या आते हैं? कुछ क्रांतिकारी आपके यहां पर परिवर्तन आते हैं। कैसे परिवर्तन आते हैं? तो आप बताओ। राजनीतिक, कैसे? राजनीतिक परिवर्तन आता है। राजनीतिक आपका आता है जो आधुनिकीकरण की बात करता है। किसकी बात करता है? आधुनिकीकरण, मतलब इसका मतलब है मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, आधुनिकीकरण की बात कर रहा है। साथ ही यहां पर लोकतांत्रिक मूल्य आ रहे हैं। जहां अभी तक राजा का तंत्र था तो यहां पर लोकतांत्रिक जो आपके मूल्य हैं वह आ रहे हैं। साथ ही आप बताइए इसमें आपका उन मूल्यों और संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लोकतंत्र को जो बढ़ावा दे दें। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिख देने थे। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है आपका 18, जिसमें आपको जैसा मैंने बताया ज्ञान उदय का जो समय था वो इससे संबंधित आपका है। तो इसमें दोनों का लगभग जो क्वेश्चन का आंसर है सिमिलर ही आपका रहेगा। ज्ञान उदय का समय भी यही है, औद्योगिकरण आपका होता है और इसी समय विकास। लगभग इस समय बहुत सारी चीजें आती हैं, आधुनिकीकरण राजनीतिक में हो, लोकतांत्रिक में हो, आर्थिक क्षेत्रों में हो, ये सारा ज्ञान उदय मतलब इसको प्रबोधन, इसको भी मतलब इसको प्रबोधन कहा गया है। ये आंसर और जो ऊपर वाला था दोनों में सिमिलरिटीज है। आप सिमिलर लिख दोगे, कोई ज्यादा खास अंतर पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो 19 आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के दूरस्थ गांवों में क्या परिवर्तन आए। देखो भारत के अगर हम बात करते हैं दूरस्थ आपके जो परिणाम है, तो पहली बात तो यही परिणाम आ जाता है कि आर्थिक भूमि जो है आपका राजस्व के प्रति जो है उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो इस समय क्या होता है, अब आपका जो भूमि है वो राजस्व के प्रति वहां उत्पादन में प्रकार से राजस्व के रूप में है। तो अत्यधिक जो आपकी भूमि है, अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा जो भूमि है वो राजस्व की मांग को बढ़ावा मिल रहा है। उससे राजस्व की मांग राजा के लिए या अंग्रेजों के लिए बढ़ रहा है। साथ ही कृषि किसमें आती है? कृषि में कमी आती है। जो कृषि करने वाले हैं अंग्रेजों के आने से उसमें कमी आने लगी। और अगला बताइए, बड़े आपके जो क्षेत्र हैं, बड़े जो क्षेत्र हैं
वो खेती से बाहर हो गए, बड़े क्षेत्र खेती से बाहर आपके हो जाते हैं। ये परिवर्तन आपके आते हैं ब्रिटिश लोगों के भारत में आने के साथ ही। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है, जरा बताइए भैया कि आपको बेसिकली भारत में जब नगरीकरण में क्या प्रभाव मिलता है, क्या प्रभाव देखने को आपको भारत के नगरों में मिलता है। तो पहला प्रभाव अगर आप देखो तो भाई प्रवास में मिलता है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग चले जाते हैं और जनसंख्या आपकी वृद्धि हो जाती है। उस कारण से जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अगर आप बताओ तो इसमें लगातार जो आपका मानव है उसके जनसंख्या घनत्व में वृद्धि आती है। जनसंख्या जो आपकी है, जनसंख्या घनत्व आपका इसमें बढ़ता है। जब जनसंख्या घनत्व आपका बढ़ता है तो सामाजिक जो सरोकार है वो लगातार आप कहिए कि बेहतर शिक्षा हो, चाहे आपका बेहतर शिक्षा हो ये समाज में आपका आता है, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, क्या हो, स्वास्थ्य हो वो समाज में आता है। साथ ही मनोरंजन भी आपका शहरों में आपको क्या पता है कि भैया मनोरंजन भी आपका अच्छे लेवल पे होता है, गांव में जो नहीं होता है। ये सारी चीज़ें समाज में एक प्रकार से परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं और इसके साथ ही नगरीकरण में मतलब ये सारी चीज़ें समाज में, और सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज में नई विचारधाराएं भी आती हैं। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका है 21, जिसमें समाज के संगठन में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रह के जीवन में प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण का क्या प्रभाव रहता है। देखो पहली बात तो ये है कि सांस्कृतिक इस समय आपका जो आपकी संस्कृति है, ठीक है, इसमें एक जटिल क्या है, एक आपका जो जटिल हम कह सकते हैं समग्रता। समग्रता का मतलब होता है किसी चीज में समाना, तो जटिल समग्रता की बात आ जाती है। साथ ही इसी समय आप बता दीजिए कि जिसमें ज्ञान की हम बात कर लें, चाहे हम आपका विश्वास की बात कर लें, जो हमारे विश्वास है, बिलीव है हमारा, जो हमारा कला है, और इसके साथ ही जो हमारी नैतिकता है, आपकी जो नैतिकता है उसके बारे में अगर हम बात करें, या रीति रिवाज, जो आपका रीति रिवाज है, ये भी आप सब इसमें शामिल आपका रहता आपका है। साथ ही आप अगर बात करें तो इसमें आपका क्षमताएं आपकी या आदतें भी अर्जित हो जाती हैं इसी के अंतर्गत आपका सामाजिक आपका पक्ष स्तरीकरण में। साथ ही सांस्कृतिक विकास भी होता है आपका, और सांस्कृतिक विकास से समाज और धर्म के विकास के पीछे भी एक कार्यात्मक, एक सार्वभौमिक होता है, जिसमें सामाजिक आपका विकास जो हो रहा है, जो सांस्कृतिक विकास हो रहा है, धर्म का विकास हो रहा है, उसमें सार्वभौमिक भी आपका इसमें विकास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि समाज के संगठन में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रह के जीवन प्रत्येक आपका पक्ष स्तरीकरण का क्या प्रभाव है। देखो पहला प्रभाव ये है कि सांस्कृतिक जो आपका है, इसमें आप कह लो कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है। मतलब जटिल का मतलब मुश्किल तो है, समझ तो नहीं आ रही है, पर समग्रता रहती है, सब समाते हैं, इसमें आते हैं, तो ये समग्रता का भाव रहता है। साथ ही इसमें ज्ञान की हम बात करें, इसमें ज्ञान हो या कला हो, आपका विश्वास कोई आपका है किसी चीज़ पर, तो इन चीज़ों का भी, यार आपका कोई रीति रिवाज है, आपका कोई रीति रिवाज आपका अगर इसमें आता है, ये सारा आपका रीति रिवाज, ठीक है, तो रीति रिवाज भी अगर आता है, ये सारा का सारा आप कह लो कि एक मनुष्य के रूप में आपको अर्जित करना पड़ता है। क्या करता है? कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है आपको, और इसमें आपकी क्षमताएं और आदतें भी शामिल है जो आपको कमानी पड़ती हैं। मतलब ये सारे पॉइंट आपको इसमें लिख देने हैं। अगला आपका इसमें क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज विद्वान एडवर्ड टायलर संस्कृति के एक पूर्व मानव विज्ञानी परिभाषा देते हैं, और टायलर के अनुसार संस्कृति से क्या तात्पर्य है, तो आपका ये आंसर है। देखो पहली बात तो ये है कि सांस्कृतिक विकासवाद के वो प्रतिनिधि थे। किसके विकास के प्रतिनिधि थे? सांस्कृतिक आपके जो विकासवाद है उसके प्रतिनिधि हैं ये, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज आप ये बता दीजिए कि उनका मानना था, क्या मानना था? उनका मानना था कि समाज और जो आपका धर्म है, समाज और धर्म आपका के विकास के लिए, समाज और धर्म के विकास के लिए सिंपली आपको बताना है, एक पीछे कार्यात्मक आधार होता है। अगर आपको समाज और धर्म का विकास करना है तो एक पीछे कार्यात्मक का मतलब जो आप कार्य कर रहे हो उसके आप कोई ना कोई पक्ष तो रखेगा। तो कार्यात्मक आधार होता है जो सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? जो सार्वभौमिक होता है। यही आपको सिंपली बता देना है, आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है नृ जाति केंद्रवाद को समझाइए। देखिए नृ जाति जो केंद्रवाद है ये इसके अपने कुछ सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। कौन से मूल्य होते हैं? सांस्कृतिक आपके मूल्य होते हैं, मतलब वैल्यूज होती हैं, जिनको लेकर के ये बात कहता है कि लोगों के जो आपके व्यवहार हैं, क्या हैं? व्यवहार हैं। तो लोगों के जो आपके व्यवहार हैं उसमें आपकी आस्थाओं का मूल्यांकन होता है, जो कि आपका बिलीव है उसका मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन होता है।
और अर्थ में अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक मूल्यों को हम मानदंड या मानक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब सांस्कृतिक आपके जो मूल्य हैं उसको हम मानक के रूप में या मूल्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और यही आपकी सांस्कृतिक आस्थाएं और मूल्य श्रेष्ठ माना जाता है। फिर यही हमारी जो सांस्कृतिक हमारे मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं और जो हमारी आस्था है उनको श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप ऐसा लिखेंगे नृ जाति में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा आ सकता है। अगला, जाति एक परंपरागत जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था, अपने उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही बात है यार, जो परंपरागत जाति व्यवस्था है ये बंद व्यवस्था है। इसमें समाज में आप कहिए कि भैया आपको एक आधार दे दिया जाता है, एक आपको स्थान दे दिया जाता है। मान लीजिए समाज का कोई वर्ग है तो आज उसका जो स्थान उसको दे दिया गया है वो उसी समाज से है, और ये जन्म पर होता है। जो आपका ये बद्ध है, क्यों है ये? क्योंकि जन्म के आधार पर आपको जातियां मिल जाती है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता है। दूसरा बताइए, प्रदत्त परिस्थिति क्या है? प्रदत्त परिस्थिति का मतलब ये होता है बहुत सिंपल, जो आपको प्रदान की गई है एक समूह के द्वारा। प्रदत्त परिस्थिति का मतलब है कि एक समूह के द्वारा आपको वह स्थिति प्रदान की गई है। प्रदत्त परिस्थिति का मतलब क्या है? देखो, प्रदत्त परिस्थिति का मतलब है कि वह आपको जो स्थिति आपको मिली है, आपको दी गई है, समाज ने दी है या जन्म के आधार पर मिली है, तो इस चीज को आप बता सकते हो। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, किन कारणों से सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं? देखो, सांस्कृतिक परिवर्तन आपका एक तो पहली बात तो खोज से हो सकता है। अगर कोई खोज हो रही है, कोई तकनीकी विकास हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई तकनीकी अगर विकास हो जाता है तो भी आपका परिवर्तन आता है। साथ ही कोई नवाचार, आपका तकनीकी नवाचार कह लीजिए एक प्रकार से। साथ ही अगर हम कहें तो आपका नए नए कोई दार्शनिक आ जाए, कोई समझदार लोग आ जाए जो नए विचारधारा की बात करें, नई संस्कृति की बात करें, तो नए दार्शनिक और तकनीकी प्रगति, आपकी जो तकनीकी आपकी प्रगति की बात कर लें। उसके अलावा अगर आप कहिए तो इसमें आपका फ्रांसीसी जो आपको औद्योगिक क्रांति थी उसमें भी कई सारे सांस्कृतिक बदलाव आए हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 26 जिसमें बोला गया कि भारत में विदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया। बात तो सही है। आज ब्रिटिश शासन जब से आया था, हमारे जो लघु उद्योग थे, हमारे जो छोटे उद्योग थे, वो बड़ी बड़ी जो मशीनें आपका है, बड़ी बड़ी जो मशीनें आपके इंग्लैंड वालों के पास थी, वो कपड़ा बना करके वहां से बेच दिया करते थे हमारे मार्केट में, और वह काफी आपका क्या हुआ था, काफी सस्ता हुआ करता था, काफी सस्ता होता था, जिससे हमारे छोटे उद्योग बंद हो गए, उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश लोगों ने। क्वेश्चन नंबर आपका 27, एक सामाजिक समूह में कम से कम कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? देखो, एक सामाजिक समूह में कम से कम दो लोग या दो से अधिक लोग होने चाहिए। पहली बात तो सामाजिक समूह का यही कारण आप बताइए। उसके साथ ही आप बताओ, एक दूसरे से बातचीत करते हो, लोग जो हैं एक दूसरे से क्या करते हो, एक दूसरे से आपका बातचीत करते हो, बात करते हो। इसके अलावा आप बता दीजिए कि उनमें एकता की भावना हो। एक सामाजिक समूह क्या है? एकता की भावना होनी चाहिए, एक होने चाहिए। इसके साथ ही हम की भावना होनी चाहिए। किसकी? हम की भावना, कि हम है यार, हम की भावना होनी चाहिए, भावना। ये बातें आपको सारी के सारी बता देनी है। अगला आपका देखिए यहाँ पे संदर्भ समूह को क्या है, तो देखो भाई जो आपका संदर्भ समूह है, सिंपल वही बात है कि जिसमें एक समूह विशेष की बात करता है। खासी अगला क्वेश्चन आपका है, खासी मातृवंश पुरुषों के लिए एक अत्यधिक आपका अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है, पुरुषों में संघर्ष आता है। मतलब तो सिंपल है कि पुरुषों को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता, जिससे पुरुषों में असुरक्षा की भावना होती है। आप खासी बताइए, ये ऐसी आपकी मातृवांशिकता है जिसमें पुरुषों को कोई अधिकार नहीं होता, उनके पास कोई संपत्ति नहीं होती है, महिलाओं के पास होती है। पारिवारिक उत्तराधिकार भी उनको नहीं मिलता, पारिवारिक जो आपका उत्तराधिकार है वह भी नहीं मिलता है। साथ ही सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि समाज में जो महिलाओं की स्थिति वो ज़्यादा अच्छी होती है, पुरुषों की अच्छी नहीं होती है इसमें। साथ ही कामकाजी पुरुषों की भूमिका भी आपकी जो है इसमें उनसे आशा की जाती है कि वो सहयोग करें परिवार में, और इस तरह की चीज़ें आपकी रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29 है, जिसमें विवाह साथी की योग्यता अयोग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूप में अंतर्विवाह, बाह्य विवाह। देखो भाई, अंतर्विवाह मतलब एक ही गोत्र में और एक ही कुल में शादी हो रही है, अंतर्विवाह है। बाहरी विवाह मतलब गोत्र से, अगर आपका जो गोत्र है उससे बाहर शादी आपका हो रही है, तो ये बाहरी विवाह में आपका आ जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा। अगर आप ऐसा करके बताइएगा तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर रहेगा। तो अपने ही समूह में अगर शादी है, ये गोत्र में शादी है तो अंतर्विवाह, अपने गोत्र से अपने समूह से बाहर शादी तो बाह्य विवाह। ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, सत्ता का और शक्ति का। देखो, शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति आपका है किसी भी, आप कह लीजिए कि
किसी भी आपका जो दूसरे को नियंत्रित करने की बात करता है वह आपका शक्ति है। क्या है? दूसरे को नियंत्रित करना शक्ति है। और सत्ता जो होता है वो एक वैध शक्ति है, मतलब एक वैध मतलब मान्यता प्राप्त शक्ति है, इस बात को याद रखना। और शक्ति एक धारणा है। शक्ति क्या है? एक धारणा है। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका संख्या के संदर्भ में विवाह कोई आपके दो रूप का विस्तार करिए। तो इसमें आपका सिंपल है। पहली बात तो एक विवाह हो सकता है, बहुविवाह हो सकता है। एक विवाह मतलब एक से ही हो सकता है, और बहुविवाह का मतलब है बहुत सारे लोगों से विवाह हो सकता है। इसमें भी अब शुरुआती बात करो तो 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, जिसमें आपने सुना होगा ब्रह्म विवाह आपका हुआ करता था इसमें। इसके साथ ही आपका देव विवाह भी कहा जाता था। आर्य विवाह भी आपका इसमें पहले हुआ करता था। साथ ही आपका प्रजातीय आपका जो प्रजापति आपका जो विवाह है, इसके साथ ही असुर विवाह, गंधर्व और राक्षस और पिशाच, कई सारे मतलब प्रकार है, कुछ भी बता दो ठीक रहेगा। उसके बाद सांस्कृतिक और संज्ञात्मक पक्ष को आपको उदाहरण देते हुए समझाना है। देखो सांस्कृतिक जो आपका है, अगर हम सांस्कृतिक की बात करें तो सांस्कृतिक जो पक्ष है, सांस्कृतिक के मानसिक पक्ष में होता है। किसमें होता है? सांस्कृतिक जो होता है वो मानसिक पक्ष में है। और प्रतीकात्मक जो है वह आपका जो एक प्रकार से तत्व है, इसमें आपका प्रतीकात्मक तत्व है। तो एक मानसिक है और एक प्रतीकात्मक तत्व आपका इसमें आएगा। कौन सा? इसमें आप बताइएगा। एक आपका मानसिक तत्व होता है जो आपके मानव संबंधित, आपके मानव के दिमाग से संबंधित आपका होता है, और एक आपका प्रतीकात्मक तत्व होता है जो प्रतीक के बारे में, चीजों के बारे में बात करता है। अगला काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन एक आ जाता है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर बताओ। देखो दोनों ही विज्ञान है। पहली बात तो दोनों ही आपका एक चीज लगा है पीछे, दोनों में विज्ञान आपका है, और दोनों ही क्षेत्रों में मानव की क्रियाओं का अध्ययन होता है। मानव की क्रियाओं का। अब अंतर थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यार, पहली बात तो मानव शास्त्र जो है समूह अध्ययन है। मानव जो शास्त्र है ये क्या है? समूह अध्ययन है आपका, मतलब समूह में जो आपका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन है। इसके साथ ही जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आपका व्यक्तिगत है। एक व्यक्तिगत जो आपका अध्ययन है वो आपका मनोविज्ञान है। इसमें व्यक्ति के ऊपर केंद्रित किया जाता है आपका मनोविज्ञान में। क्या तात्पर्य है आप बताइएगा? शिक्षा से हमारा तात्पर्य है लोगों को एक जागरूक करना, लोगों चीजें बताना, लोगों चीजें पता हो, वही आपका शिक्षा है वास्तविक अर्थों में, जो सही तरीके से चीजों को समझ पा रहा है और बता पा रहा है। लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह से शिक्षा के आपके अवसरों का अतिक्रमण करते हैं? बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को थोड़ा कम अधिकार मिलता है, जातिगत के जो लोग हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और भेदभाव भी होता है। लोअर कास्ट में भी सेम ऐसी होता है, तो जातिगत भेदभाव भी होता है। शिक्षा का उद्देश्य सभी का सर्वांगीण विकास होता है, लोगों को उन्हें सर्वांगीण विकास करना, उनके जीवन में परिवर्तन लाना, ये आपका है। इसमें आपको क्वेश्चन है सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में जन आपका माध्यम बच्चों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो जन माध्यम आपका पहली बात तो पीयर ग्रुप क्रिएट करते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब बच्चा लोगों की बातों में आ जाता है एक प्रकार से और भ्रमित हो जाता है। साथ ही परिवार को भी काफ़ी प्रभावित करता है, पड़ोस के लोगों को, जनसंचार के माध्यम को, विद्यालय में जो पुस्तकें उन्हें मिलती हैं उन चीज़ों को भी काफ़ी प्रभावित करता है, उसके ज्ञान को भी करता है और उसके सोचने समझने की क्षमता को भी करता है। ये सारे पॉइंट आप इसमें बना सकते थे। साथ ही कोशिश मैंने की है आपको एक पेपर का पैटर्न समझा दिया जाए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।